अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज बहुत ही जबरदस्त खबरें लेके आपके सामने हाजिर हैं। बहुत ही सबक आमूज खबरें हैं। कुछ आपको किस्से सुनाएंगे और वो भी ऐसे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले जो हम आपको स्टोरी बताने जा रहे हैं वो ये बताने जा रहे हैं कि जो तालिबान ने सीज फायर की रिक्वेस्ट की है, जो सरेंडर किया है उन्होंने पाकिस्तान के सामने, ये वाकई ही कोई सीज फायर की रिक्वेस्ट है या रीग्रुप होकर दोबारा पाकिस्तान पे हमला करना चाह रहे हैं, क्योंकि इंडिया उनके साथ खड़ा है। इंडिया के एक जनरल का बयान है, वो भी हम आपको बताएंगे कि उसने क्या दिया है। दोबारा से धमकियां आ रही हैं और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने रिक्वेस्ट कर दी है पेरोल पे रिहाई की, कि मुझे पेरोल पे रिहा करें और मैं कुछ बहुत बड़ा कर सकता हूं पाकिस्तान के लिए। क्या पाकिस्तान की दरखास्त कबूल करेगा और क्या इमरान खान साहब सीरियस हैं, ये भी आपको बताएंगे। अगली स्टोरी हमारे पास जो है वो असल स्टोरी है, मैं कहूंगा, या जान है इस व्लॉग की, वो है फेक न्यूज के ऊपर। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ढिठाई से अड़ जाते हैं, पता होता है यह खबर गलत है लेकिन उसके बावजूद अड़े रहेंगे। पाकिस्तान को नुकसान होता है तो होता रहे, लेकिन हमने पीछे नहीं हटना। यह स्टोरी आपको बताएंगे क्या है। उसके अलावा इसी फेक न्यूज में अफगानिस्तान अपना हिस्सा डाल रहा है, हिंदुस्तान अपना हिस्सा डाल रहा है। यह आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ किस किस तरह का प्रोपोगंडा हो रहा है। हो सकता है हमारे बताने के बाद आपको पता चले कि जो खबरें आपने देखी थी वो सब गलत थी। असल हम आपको बताएंगे आज। और इसके अलावा एक जासूस की कहानी है, बहुत जबरदस्त। तो चलते हैं डिटेल की तरफ। तो हमारी जो सबसे पहली स्टोरी है वो है जी सीज फायर के हवाले से, कि ये सीज फायर है या एक वक्त सिर्फ गेन किया गया। अच्छा, मसला ये है कि है तो ये सीज़ फायर और ये पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर किया गया है। एक तो ये आप ज़हन में रखो, दरख्वास्त जो है वो अफ़गानिस्तान ने की है। और पहले तो जब ये जंग स्टार्ट हुई थी, जब उन्होंने अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान ने जब जवाब देना शुरू किया था, तो उस वक्त वो फौरी तौर पे कतर के पास भी गए थे, सऊदी अरेबिया के पास भी गए थे और उन्होंने कहा था जी आप हमारी जंग बंदी करवा दें, क्योंकि उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया तो पाकिस्तान ने इनका मैसेज ही नहीं सुना, इग्नोर कर दिया था मुकम्मल तौर पर। कतर और सऊदी अरेबिया ने दोनों ने पाकिस्तान को बताया कि अफगानिस्तान की तरफ से ये दरख्वास्त आई है, लेकिन उन्होंने कोई वेट नहीं डाला, कोई दरख्वास्त नहीं की, पाकिस्तान को कोई मशवरा नहीं दिया। तो पाकिस्तान अंडरस्टैंड कर गया कि ये ज़ाहिर है नहीं चाहते, सिर्फ ये मैसेज दे रहे हैं। तो पाकिस्तान ने इनकार कर दिया कि नहीं सरदस्त हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इनको बार बार समझाया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। और इस वजह से ज़ाहिर है अब इनसे बदला लेना ज़्यादा ज़रूरी है, इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो सीज़ फायर नहीं हो सका। फिर उसके बाद दरमियान में कुछ 1 दिन गुज़र गया थोड़ा-सा इत्मीनान से, लेकिन उसके बाद दोबारा इन्होंने कुरम एजेंसी के ऊपर अटैक कर दिया। जो कुरम एजेंसी के ऊपर अटैक था उसकी वजह ये थी कि ये 30 के करीब ख़वारिज थे जिसको पाकिस्तान के अंदर दाखिल करना चाहते थे। ठीक है। क्योंकि इसी आड़ के अंदर ये ज़हन में रखो कि ये जो मौसम है ना जिसके अंदर सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, वहाँ पे बर्फ़बारी होती है और बर्फ़ ज़्यादा गहरी नहीं होती, सिर्फ़ अभी बर्फ़बारी हुई है। तो उस वक़्त ज़ाहिर है पाकिस्तानी सोल्जर जो होते हैं उस वक़्त वो भी बर्फ़बारी की वजह से अंदर छुपे होते हैं ज़ाहिर, या फिर उन्होंने आग जलाई होती है। तो थोड़ा-सा ना आप समझो कि स्लो डाउन हो जाती है चीज़ें। तो हमेशा इस मौसम के अंदर जो है वो तश्कील की जाती है, वहाँ से ख़वारिज ओके। को पाकिस्तान के अंदर भेजा जाता है। लेकिन इस मर्तबा क्योंकि इंडिया ने बहुत ज़्यादा उश्किल दे दी इनको, तो इंडिया की वजह से इन्होंने ज़्यादा ही कर दिया, यानी प्रॉपर इन्होंने हमला कर दिया। पहले भी हमला किया जाता था सिर्फ़ इसलिए कि इस साइड पे बम फेंक रहे हैं, इस साइड पे गोलियाँ चला रहे हैं, इस साइड पे रॉकेट चला रहे हैं और उस साइड से दूसरी साइड से जो है, क्योंकि बहुत लंबा बॉर्डर है, वहाँ से वो ख़वारिज निकल के पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाते थे। लेकिन इस मर्तबा जब हमला किया तो पाकिस्तान ने बराबर जवाब देना शुरू कर दिया और उस वजह से तश्कील भी नहीं हो सकी और फिर इनकी पोस्टें जो वो भी उड़ा दी गई। तो कुरम एजेंसी के अंदर जब इन्होंने अटैक किया तो मकसद उसका यही था कि ख़वारिज को पाकिस्तान के अंदर दाखिल किया जा सके, लेकिन पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया, जो पाकिस्तान ने जवाब दिया वो बड़ा खौफनाक था। उसके बाद इस तवज्जो को बटाने के लिए फौरी तौर पे कंधार की तरफ चले गए, स्पेन बोदले की तरफ गए और वहाँ पे इन्होंने जो चमन बॉर्डर था उसका गेट उड़ा दिया, अपना ही गेट उड़ा दिया जो अच्छा। इनकी साइड पे था, पाकिस्तान की साइड नहीं थी। पाकिस्तान की साइड बिल्कुल महफूज है और पाकिस्तान ने बाकायदा उसकी तस्वीरें भी और उसकी फुटेज भी रिलीज़ की जिसके अंदर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। ठीक है। और ये साबित करने के लिए कि वाक़ई आज की फुटेज है, दूसरी साइड से जो अफ़गानिस्तान की साइड है, वहाँ से बाकायदा धुआँ उठ रहा है। हम्म। तो दिखाया गया है कि वो वाली साइड तबाह हुई है, बर्बाद हुई है। पाकिस्तान का जो बाब-ए-दोस्ती है, मुकम्मल तौर पे सेफ़ है, यहाँ पे कोई इस किस्म की एक्टिविटी नहीं हुई। और जब ये सब कुछ किया गया, तो पाकिस्तान ने ज़ाहिर जवाब दिया, तो 50 इनके जो लोग थे तालिबान, वो मारे गए। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बड़ी दिलचस्प बताऊँ हम्म। कि जो तालिबान का जो बैकग्राउंड है, वो ये है कि ये हमला करते हैं, इनके जो पहले 10 मिनट होते हैं, वो खौफनाक होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जब भी कोई बंदा हमला करता है, तो उसके पास ये एज होता है कि वो किस वक़्त हमला करता है और किस तरह करता है, उसको मुकम्मल तौर पे ये आज़ादी होती है।
لیکن جب دوسری مرتبہ حملے کی باری آتی ہے تو پھر دوسرا الرٹ ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ جب جواب دیتا ہے تو پہلا جو حملہ آور ہوتا ہے پھر اس کا اصل ٹیسٹ اس وقت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے شروع میں حملہ کیا تھا تو ظاہر ہے انہوں نے کیا، اس میں پاکستان کا نقصان بھی اور 23 ہمارے جوان شہید ہوئے اس کے اندر، لیکن جب پاکستان نے جواب دیا تو ان میں سے کوئی شخص وہاں پہ ٹھہرا نہیں ہے، سب وہاں سے بھاگے دوڑے۔ اور افغانوں کی اور ساتھ یہ طالبان کی ہسٹری ہے کہ یہ پہلے 10 منٹ ٹھیک لڑتے ہیں، اس کے بعد یہ بھاگ جاتے ہیں، بھاگنا جو ان کی فطرت کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے اندر اس کے بعد جتنے بھی لوگ مارے گئے ہیں، وہاں طالبان کے ہوں یا پھر وہ افغان ہو، سب کی پیٹھوں پہ گولی لگی، بھاگتے یعنی ہوئے۔ بھاگتے ہوئے، ٹھیک ایک ہے۔ بھی ایسا نہیں ہے جیسے سینے پہ گولی کھائی۔ ہوں۔ یہ بالکل میں کلیم کر رہا ہوں، اور اگر ہے ایسا تو کوئی نمونہ دکھا دیں، سب بھاگتے ہوئے ان سب کو پیچھے سے گولی لگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھاگ رہے تھے تو چھوڑ وہی کے۔ چھاپا مار جنگ کی عادت ہے کہ ہاں، حملہ وہ کر کے بھاگ جاؤ۔ پوسٹوں سے بھاگ رہے تھے، اور پاکستان نے جب بیک سے فائر کرنا شروع کیا تو زیادہ تر لوگ اس طرح مارے گئے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ آج انہوں نے اٹیک کیا تو پاکستان نے ظاہر ٹھیک ٹھاک جواب دیا، اور پاکستان نے فرسٹ ٹائم پھر اس طرح کیا ہے کہ کابل کے اندر 2 حملے کیے، ٹھیک ہے۔ اور جو ایک حملہ ہے وہ ان کا جو ڈیپو تھا پیٹرول کا، ہوں۔ جس میں شہر کے لیے سب سے بڑی سپلائی تھی، اس کے اوپر اٹیک کیا پاکستان نے، ٹھیک اور ہے۔ جب اس کے اوپر میزائل لگا تو وہ جو پورا ذخیرہ تھا وہ اڑ گیا، اس کو آگ لگ گئی، اچھا۔ یعنی ایک قطرہ بھی پیٹرول کا وہاں پہ بچا نہیں۔ اوکے۔ اور وہ جب آگ لگی، اور پیٹرول کو جب زیادہ ذخیرہ ہو، جب اس کو آگ لگتی ہے تو بہت خوفناک قسم کا دھواں اٹھتا ہے، اور دھوئیں کے اندر کیونکہ کاربن بہت زیادہ ہوتی ہے، راکھ ہوتی ہے، یہ اوپر جاتا ہے، اوپر جا کے یہ پھیلتا ہے، پھیلنے کے بعد یہ دوبارہ نیچے گرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب گرتا ہے تو بہت زیادہ ایسا آپ یہ سمجھو کہ سورج نظر ہی نہیں آتا، اور ایک عجیب سی تباہی اور خوفناک قسم کی صورتحال ہوتی ہے۔ تو جب یہ پیٹرول جلا، اس کا دھواں اٹھا، تو دھواں اٹھنا جو تھا نا، اس سے ہی لوگ ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ٹھیک پہلے ہے۔ اس سے پہلے جو میزائل چلنے کی دھماکہ ہوا، بڑا خوفناک دھماکہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے لوگ لرز گئے، پھر اس کے بعد آگ لگی، پھر آگ کے شعلے، پھر دھواں، اس نے بہت زیادہ لوگوں کو پریشان کر دیا، پھر دھواں اوپر جا کے جب وہ اس کے راکھ نیچے گری نا تو ٹھیک پورے ہے۔ شہر کو اس نے ڈھانپ لیا، تو اس ہوں۔ سے لوگ بہت زیادہ گھبرائے، اور ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ خود ان کی ٹانگیں لرز گئیں۔ ہوں۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا حملہ جو پاکستان نے کیا بالکل سینٹر کے اندر کیا، اور اس کا دھماکے کی آواز جو انہوں سے پورے شہر کو ہلا کے رکھ دیا۔ ہوں۔ اب اس نے ان کے نروز کو بریک کر دیا، پھر ٹھیک ہے۔ یہ صرف یہاں تک نہیں رہا، پھر امیڈیٹلی کندھار جو تھا اس کی سبربس کے اندر بھی پاکستان نے حملہ کیا، اور اس میں لیکن پاکستان کی پوری کوشش تھی کہ سیولین جو ہے نا وہ ہٹ نہ ہو، تو سیولین نہیں ہوئے۔ کلیم کر رہا ہے جو طالبان رجیم ہے، وہ کلیم کر رہی ہے کہ جی ہمارے 12 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، عام سیولین، جو پاکستان کا کلیم ہے کہ بالکل نہیں، طالبان کے علاوہ ہم نے کسی کو ٹچ نہیں کیا، ٹی ٹی پی کو مارا ٹی ہے۔ ٹی پی کو مارا۔ اور اس مرتبہ جو ہے نا پاکستان نے یہ بھی کیا ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو سارے ٹھکانے تھے سب کو اڑا دیے، یعنی جو ٹھیک ہے۔ قریب قریب ہے نا اب سینٹر کے اندر رہ گئے ہیں، اور پیچھے جو ہے نا دوسرے ازبکستان کے بارڈر کی طرف یا تاجکستان کے بارڈر کی طرف یا ایران کے بارڈر کی طرف وہ بچ گئے، ٹھیک اور ہے۔ جو اس سائڈ پہ ہیں وہ سارے کے سارے پاکستان نے اڑا دیے۔ یہ اس سے پہلے جب ان کے اوپر فرسٹ ٹائم حملہ ہوا تھا، اس میں اندر ہم نے جب پاکستان نے مارنا شروع کیا تو یہ وہاں سے بھاگ گئے تھے، تو وہاں اب ان کی عمارتیں وغیرہ تھیں، عمارتیں پاکستان نے ساری اڑا دی ہیں، ٹھیک ان ہے۔ کیمپ اب کوئی کیمپ جو ہے سرحد کے قریب نہیں بچا، وہ اوکے۔ پاکستان نے اڑا دیے۔ تو اب اس کے بعد یہ ظاہر بھاگ کے سینٹر پہ چلے گئے، پیچھے گئے، تو پاکستان نے اب سینٹر کے اندر بھی اٹیک کیا اور آگے بھی کیا، یہ ان کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہماری نظر سے آپ کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ٹھیک تو ہے۔ اب آپ نے اگر پاکستان کے ساتھ اسی طرح چھیڑ چھاڑ کرنی ہے تو پاکستان کوئی علاقہ چھوڑے گا نہیں۔ چوہے صاحب، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ طالبان خود پناہ دے رہے ہیں، ان کا انتظامی ہیڈ کوارٹر اور ان کا روحانی ہیڈ کوارٹر دونوں دونوں مطلب پناہ دے رہے ہیں طالبان کو جہاں پاکستان اٹیک کر رہا ہے۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ نہ کر رہے ہوتے تو اب اس طرح یہ ان کو بچا نہ رہے ہوتے، تو اب باقاعدہ بچا رہے ہیں، ان کو چھپا رہے ہیں، اور سینٹر کے اندر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، کندھار کے اندر بھی ان کے لوگ ہیں، اور کابل کے اندر بھی ہیں، بلکہ ملا عمر کا جو پرانا گھر تھا نا، ملا عمر کا بہت بڑا گھر ہے وہاں پہ، اور کندھار کے اندر وہ ملا عمر تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اب ان جی کا جی۔ بیٹا ہے ملا یعقوب، مولوی یعقوب، تو اس جو ملا عمر کا گھر ہے اس کے اندر 300 سیوسائڈر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے خود۔ خود، 300 سیوسائڈر پاکستان کے لیے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان کے اور لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ بی ایل اے کو ان کے کیمپس بنا کے دیے ہوئے ہیں، پھر ٹی ٹی پی کو کیمپس بنا کے دیے ہیں، داعش کو کیمپس بنا کے دیے ہیں۔ پاکستان نے داعش کے بھی اڑائے ہیں، ٹی ٹی پی کے بھی اڑائے ہیں، اور ساتھ بی ایل اے کے بھی کیمپس اڑائے ہیں۔ تو وہ جو ان کے پیٹرول کے اوپر اٹیک ہوا ہے نا، اس نے پھر ان کو بالکل فلیٹ کر دیا۔ پھر اس ٹھیک کے ہے۔ بعد انہوں نے افواج پاکستان سے ڈائریکٹ رابطہ کیا، اور اس دوران قطر اور سعودی عربیہ کو بھی انہوں نے کہا، اور انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ڈائریکٹ رابطہ کریں، تو پھر انہوں نے ڈائریکٹ رابطہ کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم سیز فائر کرنا چاہتے ہیں۔ تو پاکستان نے کہا جی سیز فائر تو نہیں کر رہے، ہم آپ کو 48 گھنٹے دے رہے ہیں، تو ہماری طرف سے اناؤنسمنٹ ہے کہ ہم 48 گھنٹوں میں پاکستان کی طرف سے کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ نے کی تو ہم بالکل خاموش نہیں رہیں گے۔
48 घंटों के अंदर अंदर मामला सेटल करें हमारे साथ। अगर आप सेटल नहीं करते तो उसके बाद फिर हमारी तरफ से इनकार है, फिर 48 घंटे के बाद हम दोबारा मारेंगे। तो बिल्कुल ठीक है ना चॉइस साहब, क्योंकि इन लोगों को असर ही नहीं हो रहा था। बार बार रिक्वेस्ट की जा रहा है पाकिस्तान के, भाई हमारे यहाँ बंदे शहीद हो रहे हैं, हमारी फौज शहीद हो रही है, लेकिन ये कोई कॉपरेट नहीं कर रहे थे। अब जब पहली दफा इन्हें ये फील हो रहा है कि हम मारे जाएंगे, तो अब शायद ये कुछ सीरियसनेस हाँ, दिखाएं। इसका 2 ही तरीके हैं, याद रखिएगा कि अफ़गानिस्तान की जो हिस्ट्री है वो ये है कि ये हमेशा किसी न किसी बड़ी पावर के साथ रहा है। बगैर बड़ी पावर के ये सर्वाइव नहीं कर सकता। और ये आज की बात नहीं, अशोक आज़म से लेके अमेरिका तक जो है ना, यहाँ पे हमेशा बड़ी पावर के, कभी ठीक है। ईरानी थे, कभी उज़्बेक थे, कभी टर्किश थे, कभी ताजिक थे, कभी इंडियन थे, कभी अंग्रेज़ था, कभी रशियंस थे, कभी अमेरिकन्स थे। ये थ्रू आउट ये स्टोरी गलत है, ये हिस्ट्री गलत है कि ये हमेशा आज़ाद रहे। ये कभी भी आज़ाद नहीं रहे, किसी दौर में भी आज़ाद नहीं रहे। ठीक है। ये कंकॉक्टेड हिस्ट्री है, इसके अंदर पाकिस्तान का भी कंट्रीब्यूशन है और यूनिवर्सिटी ऑफ नब्रास्का का है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नब्रास्का ने इतनी बार पूरी दुनिया को बताया कि नहीं जी नहीं, ये तो कभी फतह ही नहीं हुआ है, कि अच्छा। अफगानों ने ये तस्लीम ही कर लिया कि हम तो कभी फतह ही नहीं हुआ, जबकि हमेशा फतह। इवन सियालकोट का एक बादशाह था, सियालकोट जो हमारा छोटा सा मुल्क, आप ये समझ लें कि ख्वाजा आसफ साहब का जो ज़िला है ना, जी जी वो जी। ख्वाजा आसफ साहब का जो ज़िला है उसका भी हुक्मरान था, उसकी भी हुकूमत काबुल तक थी। अच्छा। उसने भी काबुल फतह कर लिया था। और उसके बाद 31 साल जो थे, राजा रणजीत सिंह जो है उसने ये दर्रा खैबर के ऊपर कब्जा रखा, उसने चूं नहीं करने दी इनको, ये हिल नहीं सके वहां से। तो ठीक है। ये कभी भी नहीं हुआ। चंगेज खान भी आके कोई ऐसा एक भी फेज ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये किसी बड़ी पावर के कंट्रोल में ना रहे हों। ठीक तो है। इनको साथ निपटने का तरीका यही है कि बड़ी पावर जो होता है ना उसकी शेल्टर में लेते हैं या फिर उसके तसल्लुत में रहते हैं, और दूसरा इनको खरीदते रहें। या आपके पास पैसा होना चाहिए या पावर होनी चाहिए। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान के पास पावर है। तो ठीक है। पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम पावर इनको दिखाई है, तो उसके बाद ये सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, ठीक है। इनको बड़ा जोम था कि इंडिया हमारी मदद के लिए आएगी। इंडिया ने कुछ भी नहीं किया, ना उन्होंने बैन अवी सतह पे बात की, ना उन्होंने इनको पैसा दिया, ना उन्होंने असला दिया, क्योंकि अगर असला देंगे तो पूरी दुनिया को खिलाफ कर लेंगे अपने। सिर्फ वो अपने टेलीविजन चैनल्स के ऊपर बैठ के टू टू करते रहे, इसके अलावा ठीक उन्होंने है। कुछ भी नहीं किया। अच्छा चोई साहब, ये एक इंडियन जनरल है जिसका नाम है मनोज कुमार मोतियार, सॉरी मनोज कुमार कातियार। यार ये नाम ना अच्छा पता नहीं, नाम वो स्लिप हो गया, सॉरी। नाम नाम अच्छा, ये जो जनरल साहब है ना, ये इनके मगरबी कमान के हेड हैं। जी। इन्होंने धमकियां दी हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने जवाब भी दिया। थोड़ा इस पे बताइए। अच्छा, ये जो जर्नैल है ना, पागल हो गए हैं मीडिया के, और उनको असल में समझ नहीं आ रही, उनकी बेइज्जती बहुत हुई है। हम्म। इतनी बड़ी फौज, इतना ज़्यादा रिजर्व्स, इतना ज़्यादा डिफेंस बजट, हम्म। और इतने ज़्यादा जहाज़, इतने ज़्यादा सोल्जर्स, इतनी ज़्यादा बंदूकें, इतने ज़्यादा टैंक्स, इतनी ज़्यादा तोपें, इतने ज़्यादा मिसाइल्स, और पाकिस्तान के सामने बिल्कुल ठहर ही नहीं सके। हर जगह पे पाकिस्तान ने मत मार के रख दी उनकी। तो वो ना बुखलाए हुए हैं, थोड़े ठीक है। शर्मिंदा भी हैं, और शर्मिंदगी को ख़त्म करने के लिए जहाँ पे भी जाते हैं कहते हैं इब के मारना ज़रा, तुमने पहले तो मार लिया जितना मारना था, अब ज़रा मार के देख। ठीक है। तो वो जो मनोज का कुमार साहब जो हैं, उन्होंने खिताब किया। अब ये जहाँ पे जाते हैं खिताब करते हैं और कहते हैं कि जनाब पिछली बार जो होना तो हो गया, पाकिस्तान हमें 1000 किस्म के जख्म देना चाहता है, और जो संदूर 2 होगा ना उसके अंदर हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो इब के मार है और कुछ नहीं भाई। संदूर 1 में आपने क्या कर लिया था, उसके अंदर ये क्या कौन सा पहाड़ तोड़ लिया आपने, चोर क्या कर साहब, लिया ये उसमें? संदूर 2 ही हो रहा है ना अफगानिस्तान से, जैसे हम ऑपरेशन तंदूर कह रहे हैं। ठीक है, उन्हीं का ऑपरेशन है। यार ये कहाँ से आती है ये ख्यालात आपके दिमाग में? ये सोशल संदूर मीडिया में बहुत चल रहा है। संदूर हो रहे ठीक है। वो ये पता नहीं, इमाम मोदी कल कह रहे थे हद है नहीं, यार। वो लोगों ने खैर बहुत ज्यादा लोग क्रॉस भी कर ना जाते हैं, नहीं मतलब नहीं हमारे बहुत सारे ऐसे नहीं, नाम है जो नहीं लेने चाहिए। ज्यादती है हाँ, ज्यादती, लेकिन हम सरासर ज्यादती है यार ये, वैसे ऑनेस्टली। और ये सोशल मीडिया के ऊपर जो ये बदबूदार किस्म का ट्रेंड है ना, नाकाबिले बर्दाश्त है वैसे, सीरियसली। नहीं, ये तंदूर तक ठीक है। अच्छा, बहरहाल उसका ये था कि 1000 जख्म जो हैं वो है। तो ISPR की तरफ से इसका जवाब दिया गया कि ये सिर्फ भड़क है और फड़क है। फड़क होती है, भड़क होती है, बड़क। भड़क होती है। हाँ, जो होता है ना वो कहता है मैं टब्बर खा जाऊँ हैं, टब्बर खा ये लेंगे वो। टब्बर खा जाने वाली भड़क है। हम्म। और उस पे उन्होंने कहा कि जनाब ये आप ये भूल जाएं कि आप अगर हम हमारे साथ शरारत करेंगे तो हम चुप रहेंगे। अगला जो हमारा फैसला होगा, हमारा जो डिसीजन होगा, हमारा जो रद्द अमल होगा, पहले से ज़्यादा खौफनाक होगा, और आपको लग समझ जाएगी। और इस किस्म के इश्तियाल अंगेज़ बयान जो है ना वो ना करा करें, क्योंकि इससे अमन ख़राब हो सकता है सर। नहीं चौधरी साहब, मुझे हंसी आ रही है। ये जो इन्होंने कहा है ना, ये संदूर वालों ने या 2.0 या तंदूर वालों ने, ये जनरल साहब जो हैं इंडिया के, ये जो फरमा रहे थे, ये कहते हैं जी कि हम बड़ा खतरनाक करेंगे, अगला ऑपरेशन बड़ा बड़ा खतरनाक होगा। तो इनकी खतरनाकी क्यों, अगली दफा कौन सा सांप निकाले? तो अगली दफा इन्होंने 14 जहाज गिरवाने ये इसलिए खतरनाक हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ है यार, वैसे जो ना, मैं वैसे एक थाट है, हम्म। ये रियलिटी नहीं थाट है।
हो सकता है दुरुस्त हो। ये कहीं ऐसा ना हो कि तालिबान ने ना इंडिया को फँसा लिया हो सर, क्योंकि हैं तो हमारे साथ ही रहे, हमारे भाई हैं यार, 50 साल से तो पाकिस्तान में रहे हैं वो, बहुत कुछ 2 सीख के बार गए गए हैं। हैं हम। और दूसरा ये कि उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ अभी भी पाकिस्तान के अंदर है। हुँ, ये जो है ना अमीर मुत्तकी साहब, इनकी हुँ, प्रॉपर्टीज़ 3 जगहों पे है, पेशावर में है, क्वेटा में है, कराची में है, और अच्छा, ये खरबपति हैं। अच्छा। तो सिर्फ़ पाकिस्तान इनकी प्रॉपर्टी ज़ब्त कर ले ना, अच्छा बड़ा लॉस हो सकता है उनको। तो हुँ, दूसरा कराची रहे हैं, बहुत अच्छा, क्वेटा रहे हैं, पेशावर रहे हैं, इनका बड़े भाई का पेशावर में काम था, कारोबार था। अच्छा। और बाकी मुल्ला यकूब वगैरह सबकी प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में, इनके बच्चे पाकिस्तान में पले हुए हैं। हुँ, तो हुँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये इंडिया के साथ दूसरा हाथ हो गया, पहला जो 10 मई को हो गया, अब ठीक ये है। जो तालिबान को गुडी गुडी कर रहे हैं ना, हुँ, हो सकता है तालिबान इनसे पैसा भी खींच लें, इनसे हुँ, असला भी ले रहे हैं और आखिर में फिर पाकिस्तान के साथ मिल जाए, हो सकता है और वैसे। मिल जाए और इनके साथ हाथ हो जाए और सारी चीज़ पाकिस्तान को दे दें कि ये देखिए जी, इंडिया ने हमें ये दिया था, इंडिया ने ये ऑफर किया था, ये हुँ, एग्रीमेंट था, ये इनकी हुँ, कम्युनिकेशन थी। हुँ, हुँ, उसके बाद पता चला कि इंडिया ना बिल्कुल ही पूरी तरह फंस गया हुआ है। ठीक है, तो तो ठीक बड़े है। वैसे अगर फ़र्ज़ करो कि जेन्युइन भी है ना इनके हाँ, ताल्लुकात, तो इनको सोचना चाहिए कि जो पाकिस्तान के नहीं हो सके हमारे कैसे होंगे? हम हमें तो वो मुशरिक समझते हैं। ये नहीं बिल्कुल, कि इंडिया को तो मुशरिक समझते हैं, मुशरिक बुत समझते परस्त हैं है, बिल्कुल। तो हुँ। बुत परस्तों के साथ कैसे मिल सकते हो? ठीक है, आपने कहा इतने बड़े कारोबार हैं अफ़गानियों के, मैंने कहा पाकिस्तान में इतने तंदूर हैं इनके। यार फिर भी अच्छा बकवास। चलिए, अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। फेक न्यूज़ के हवाले से अभी पहला छोटा-सा पोर्शन हम कवर करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से, फिर आपको ये बताएँगे कि आप इमरान खान साहब के पैरोकार बने, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आपका सियासी हक है, आपका राइट है, इमरान के पैरोकार बने, लेकिन शैतान के पैरोकार ना बने। जो हरकतें आप कर रहे हैं, वो कहीं से नहीं लग रहा कि आप पाकिस्तानी हैं। तो शानदाना गुलजार ने क्या किया आपको ये बताते हैं, और एक हरकत सोहेल आफरीदी साहब ने कर दी है बहुत बड़ी, जो मैं तो कम से कम बींगा पाकिस्तानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, और चौधरी साहब ने भी जब से सुना है, मतलब लिटरली उनके चेहरे के तासुरात मैंने खुद तबदील होते देखे हैं। तो ये तीनों स्टोरीज आपको बताते हैं अब कि ये हैं क्या। सोहेल अफरीदी साहब या तो नातजुर्बाकारी की वजह से मार खाएंगे। देखो देखो, जो डाउट्स है ना, उनका थोड़ा सा बंदे को प्रिविलेज देना चाहिए, उसका थोड़ा सा है ना। हम्म, उसकी हो सकता है कि कोई नया आदमी है, उसको नहीं पता हो और किसी ने उसके साथ शरारत कर दी हो, मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ हैं। हम्म, क्योंकि उन्होंने इस तरह किया है कि जब वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हैं, तो जहाँ पे कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर से उतार के तो वहाँ पे उन्होंने इमरान खान साहब की तस्वीर लगा दी। तो ये पहले चीफ मिनिस्टर हैं जिनके हम्म, दफ्तर से कायद अज़म की तस्वीर गायब होगी। हम्म, और उसके साथ साथ जो पीछे पाकिस्तान का झंडा था उन्होंने वो भी उतार दिया, और हम्म। उसकी जगह उन्होंने एक खैबर पख्तूनख्वा झंडा लगा, और दूसरा मेरा ख्याल है शायद उनका जो ट्राइबल एरिया का झंडा है, ये स्पेशल झंडा है, वो मैं केपीके का झंडा और पीटीआई का झंडा उन्होंने लगा दिया, पीटीआई का झंडा पाकिस्तान का लगा, झंडा उतार दिया, दूसरी पाकिस्तान का साइड झंडा से उतार कायद आजम दिया, की दूसरा तस्वीर कर उतार दी। अब हो सकता है किसी और ने उतारी हो और इनके साथ वो साजिश करना चाह रहा हो, क्योंकि ज़ाहिर है ये इस तरह चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं, बल्कि 99% लोग नहीं पसंद करेंगे कि सोहेल अफरीदी साहब आगे बढ़ें। तो मैं सोहेल अफरीदी साहब को बताना चाह रहा हूँ कि ये हरकत हो सकता है किसी और ने की हो, आपकी मर्जी शामिल ना हो, तो चौधरी इमीडिएटली साहब, ठीक करें जब इसको। ऑफिस में आए सोहेल अफरीदी साहब, तो उन्हें नजर नहीं आया कि कायद आजम की तस्वीर की जगह मतलब कायद आजम की तस्वीर इमरान खान की लगी हुई है, और दूसरी साइड पे उन्हें यह नजर नहीं आया कि पाकिस्तान का झंडा कहाँ है। जिस सूबे की आप प्राइम मिनिस्टर है वो पाकिस्तान का सूबा है, वो आप हम्म घर से नहीं लाए हो सूबा। हम्म। इस सूबे में झंडे की तस्वीर कैसे गायब लेकिन अगेन देखे, ये ज्यादती है, सरासर ज्यादती है, अनएक्सेप्टेबल है। पाकिस्तान में किसी शख्स को ये हक नहीं है कि वो कायद अज़म की इस टाइम पे हुर्मती कर सके, पाकिस्तान के झंडे को सरकारी दफ्तर से गायब कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि हो सकता है सोहेल अफरीदी के खिलाफ ये साजिश हो, और उनके हम्म, वो लोग कर रहे हो जो नहीं चाहते कि ये सीएम रहें, और वो ठीक है। चाहते हैं कि कन्फ्लिक्ट ऑफ वफाक है इनके साथ। तो हो सकता है उन्होंने ये शरारत कर दी हो। तो सोहेल अफरीदी साहब को चाहिए कि इमीडिएटली जो आपके जहाँ पे आपने इमरान खान साहब की तस्वीर लगाई है, वहाँ से उतारें, कायद-ए-आज़म की तस्वीर लगाएं। और अगर आपने वहाँ पे इमरान खान साहब की तस्वीर लगानी, तो अपने पीछे कायद-ए-आज़म की तस्वीर लगाएं और हम्म, इलामा इकबाल की तस्वीर लगाएं, जो तमाम सरकारी दफ्तरों के अंदर होती हैं, और इमीडिएटली पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे लगवाएं। लगवा के ये दोनों तस्वीरें आप मीडिया को दें, ताकि हम्म, ये पता चले कि वाकई ही आपका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक है। और अगर आप ये नहीं करते, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपने जानबूझ के किया, फिर आप जिम्मेदार हैं। तो एक दिन तो कम से कम सीएम को देना इस चाहिए, तस्वीर पे माफी मांगे। माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल वेलकम, ठीक माफ़ी है। मांग। और इसके साथ साथ शांताना गुलजार साहब, उन्होंने एक ट्वीट कर दी, और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा कि ये वज़ीर आज़म साहब जो है ना, ये नेतन्याहू के साथ मिल रहे हैं, तो उन्होंने हाथ मिलाया हुआ है, और ये मिस्र के अंदर इन दोनों की मुलाकात हुई। और उसके बाद लोगों ने बड़ा एतराज़ किया कि भाई, ये नेतन्याहू तो मिस्र गया ही नहीं था, और ये इमरान खान, ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इनके साथ नेतन्याहू है भी नहीं। लेकिन हम्म, शानदाना गुलजार साहब डट गई, उन्होंने कहा कि नहीं, ये गए थे पिछले दिनों, और वहाँ पे इनकी नेतन्याहू के साथ मुलाकात हुई थी, और ये तस्वीर जेन्युइन है, वगैरह हम्म, वगैरह। तो डटी रही, फिर बाद में उन्होंने उतार दी। उसकी बुनियादी वजह ये थी, दो वजूहात। एक तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब का ये पहला विजिट था मिस्र का, इससे पहले तो मिस्र गए ही नहीं। हम्म, दूसरा, नेतन्याहू भी नहीं आया मिस्र। हम्म, होता है ना, ये कोई नेतन्याहू की बिल्कुल। तस्वीर निकालने को, हम्म, कब आया वो मिस्र?
ना अभी आया जब ये बाकायदा मुआहिदा हुआ, ना उससे पहले आया वो। हम्म। तो जब नेतन्याहू किसी जगह गया ही नहीं और शहबाज शरीफ भी नहीं गया, तो ये किस तरह फिर इन दोनों की आपस में मुलाकात हो सकती है? हाँ, अलबत्ता ये कहा जा सकता था कि यूएन में जब गए थे शहबाज शरीफ तो उन्होंने इनके साथ मुलाकात कर ली थी, उस वक्त भी मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन हम्म। क्योंकि दोनों यूएन के अंदर थे, तो हो सकता है उस वक्त की अगर तस्वीर के क्लेम कर दिया जाता तो कुछ थोड़ा डाउट पैदा हो जाता कि जी हो सकता है वहां पे मुलाकात होगी उनकी, चौधरी साहब ये बड़ी। जबकि वो नहीं है। इन्होंने कहा कि नहीं, मिस्र के अंदर हुई है। हम्म। और जब थोड़ा सा तस्वीर को डिग आउट किया गया तो पता चला ये तो आर्मीनिया का प्राइम मिनिस्टर है, ये तो हम्म। नेतन्याहू है ही नहीं, थोड़ी सी शबी उसके साथ मिलती है इनकी। तो हम्म। उन्होंने समझ लिया कि नहीं नहीं ये नेतन्याहू है, जबकि वहां पे आर्मीनिया का प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद अजरबैजान का प्रेसिडेंट और मियां शहबाज शरीफ तीनों इकट्ठे खड़े रहे वहां पे, हम्म। क्योंकि आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान ताज़ा ताज़ा ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। ताल्लुकात बेहतर। और ये ताल्लुकात बेहतर भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया, डोनाल्ड ट्रंप इसका बड़ा क्रेडिट लेते हैं। तो हम्म। वहीं पे मियां शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ, उन्होंने हाथ भी उनके साथ मिलाया। वही हम्म। तस्वीर काट के इन्होंने कहा कि ये देखें नेतन्याहू के साथ मिल रहा है और इसके खिलाफ गद्दारी का केस बनना चाहिए। हम्म। तो इस टाइप का जो प्रोपेगेंडा है, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कोई हम्म। गुंजाइश है। जब ये फिर एनसीसीआई इसके अंदर एक्टिव हुई तो फिर उनको फौरन फील हुआ कि ये गड़बड़ होगी, तो फिर इन्होंने उतार दिया, लेकिन माजरत उन्होंने अभी तक नहीं की वैसे। चौधरी साहब ये पढ़ी लिखी खातून है और ये पीटीआई की खातून है, मुझे पीटीआई का वर्कर बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये मतलब इमरान साहब की मोहब्बत में, इमरान खान साहब की मोहब्बत में इतने अंधे हो जाते हैं कि ना ये भी नजर नहीं आता कि किसी पे गद्दारी का मुकदमा चलवाना है और एक गलत तस्वीर गलत। चला के नहीं माफी नहीं, तो दूर की बातें अड़ गलत जाते हैं। गलत गलत है। हम्म। अच्छा चौधरी साहब, अब मुझे आपसे ये पूछना है, आपके पास एक स्टोरी है, मैं बल्कि थोड़ी देर पहले चौधरी साहब से जान रहा था तो लिटरली रोंगटे खड़े हो रहे थे मेरे सुन के कि आईएसआई ने क्या कमाल किया था। तो मैं चाहता हूं ज्यादा वक्त ना लूं, डायरेक्टली चौधरी साहब से पूछते हैं कि आईएसआई ने अब क्या किया है और ठीक है। इससे पहले एक दफा एक वाकया हुआ था, आईएसआई ने तब क्या किया था। अच्छा, उस तरफ आते, लेकिन ये फेक न्यूज़ के ऊपर जो है ना, अफगानिस्तान के मामले में मीडिया ने फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैलाई है, वहाँ हम्म। उनके टेलीविजन ने, फिर उनका सोशल मीडिया ने भी। और जो टैंक एक उन्होंने दिखाया तालिबान ने, और उनके तर्जुमान ने कहा कि हमने पाकिस्तान का टैंक जो है ना खींच लिया उनसे। हम्म। और बाद में पता चला कि ये T-55 है और ये रशियन टैंक है, ये पाकिस्तान के पास है ही नहीं। तो हम्म। उन्होंने अपने टैंक जो है वो गलियों के अंदर चला कर उन्होंने कहा ये पाकिस्तान का हो गया। और इतना इंडिया ने उसको प्ले अप किया कि देखें जी ये उनके टैंक लेके फिर रहे हैं। फिर हम्म। उन्होंने ये भी बताया कि जी पाकिस्तान के जो वेपन्स हैं वो लेके आ गए हैं तालिबान, और वो जो उन्होंने वेपन्स दिखाए वो भी पाकिस्तान के नहीं थे। अच्छा। तो इस साइड से पाकिस्तान उनको ठोकी जा रहा था, हम्म। और इस साइड के ऊपर जो है ना वो उसको प्रमोट करते जा रहे हैं। फिर बाबा बनारस जो है उसकी एक ट्वीट चली कि जी 14 सोल्जर जो हैं वो शहीद हो गए हैं पाकिस्तान के। भाई 14 नहीं 23 हुए हैं, लेकिन पहले हुए हैं, पहले हुआ। आज नहीं हुआ कोई शहीद। अगर शहीद होता तो उसको छुपाया नहीं जा सकता। पाक फौज हम्म। अपना शहीद कैसे छुपा नहीं सकते? छुपाती, बिल्कुल नहीं, नहीं वो छुपाती। मुमकिन ही नहीं है। उसको हम्म। इतनी ऑनर देते हैं उस फैमिली को, जैसे पाकिस्तान के लिए जान दे दी है, हम उसको क्यों छुपाएंगे? ऐसा घटिया काम भारत करता है जिसने अभी तक अपने उन सोल्जर्स का नहीं बताया कि जो ऑपरेशन सो कॉल्ड सिंदूर जो उनका था, उन्होंने या मारे गए। हमारा जो ऑपरेशन हमारी साइड से जो हुआ था बनियान मरसूस जो है, उसके अंदर जो हमने उनकी तबाही मचाई, उनके बंदे मारे, आज तक नहीं माने वो। जाहिर है। अब आते हैं उस तरफ, पाकिस्तान ने पहली मरतबा ईरान के अंदर दाखिल होकर पीएलए का एक सहूलतकार मारा है, और इस सहूलत का नाम सलाम है और इसके वालिद का नाम अब्दुल हादी है। ये स्वारन बाज़ार एक इलाका है और ये 45 किलोमीटर अंदर है ईरान में। पाकिस्तान की तरफ से ये अंदर जाके आईएसआई जो है उसने जाके वहाँ पे ऑपरेशन किया है, और हम्म। ऑपरेशन करके इसको गोलियां मारी और फिर इसकी तस्वीर बना के बाकायदा मीडिया को जारी भी की गई है। ये सहूलतकार था बीएलए का, और ये बारूदी सामान जो है वो तरसील करता था, ईरान से पाकिस्तान लेके आता था, यहाँ पे लोगों को देता था, अफगानिस्तान से भी लेके आता था ये हम्म। सामान। और इसको प्रॉपर ट्रेनिंग थी कि किस तरह बम बनाने हैं, किस तरह ये बम लगाने हैं, और किस हम्म। तरह उसको ब्लास्ट करना है। तो ये बीएलए के लिए वो लेके आता, बारूदी सामान लेके आता। बॉर्डर क्रॉसिंग जो था उसका एक्सपर्ट था, अफगानिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर, उधर चला जाता, इधर चला जाता था, फिर उस तरफ अफगानिस्तान चला जाता था। फिर इसके साथ साथ जो बीएलए के सरमचार हैं, उनके ख़ानदानों की देखभाल करता था, उनके घरों में पैसे दे के आता था, उनके टेक केयर करता था, उनसे उनको खतूत देता था हम्म। सरमचारों के, और फिर इनके खतूत लेके उस तरफ जाता था। तो बड़ा मेन इनका सहूलतकार था। तो इसको फौरी तौर पे मार दिया गया, और मारने के बाद एक बड़ा बीएलए को ये नुकसान पहुंचा कि इतना बड़ा सहूलतकार जो है वो मारा गया है, और वो भी ईरान के अंदर जाके ये ऑपरेशन हुआ है। तो हम्म। ये पाकिस्तान की बड़ी अचीवमेंट है, और ईरान ने इसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। इसका मतलब है कि ईरान अब पाकिस्तान में इस मामले में दोनों एक ही लाइन पे, एक ही पेज पे हैं। हम्म। अच्छा, यहाँ पे एक और, जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि ये गुलजार इमाम शंबे जो था, उसके साथ इसकी बड़ी दोस्ती थी, या उसको उसका बड़ा फ़ैन था। हम्म। जब वो गिरफ्तार हुआ और वो पाकिस्तानी एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया, तो उसके बाद फिर ये दाखिल हुआ बीएलए के अंदर, और इसने प्रमोशन करनी शुरू की, काम करने शुरू किए। अब ये गुलजार इमाम शंबे यानी इनकी स्टोरी बड़ी मज़ेदार है। इस वक्त तो वो पाकिस्तान के साथ मिल गए, उन्होंने अपने पुराने गुनाह
माफ़ करवा लिए हैं, हम्म, लेकिन इनको जो पकड़ने का काम था वो बड़ा दिलचस्प हुआ था। हम्म, गुलजार इमाम शंबे साहब जो थे ना इंडिया के अंदर थे, हम्म, सॉरी ईरान में, अफ़गानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान में, अच्छा। अफ़गानिस्तान के अंदर थे, और इन्हें वहाँ पे रा ने रखा हुआ था। हम्म, तो जो पाकिस्तान की एजेंसीज़ हैं ना, उन्होंने अपने आप को रा डिक्लेयर कर दिया और वहाँ पे काम करती रही हम्म, काबुल में, और यकीन दिलवा दिया गुलजार इमाम शंबे साहब को कि हम इंडियन हैं, हम्म, और हमें हमारी ड्यूटी लगी हुई है कि आपकी मदद की जाए और आपको आपकी सपोर्ट की जाए, और हम्म, आपको अगर दवाइयों की ज़रूरत है या आपको असले की ज़रूरत है या आपका बाहर कोई एक्सेस चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करते रहें, तो हम हम्म, आपकी खिदमत के लिए यहाँ पे हैं। और गुलजार शंबे साहब जो थे वो इन्हें रा का एजेंट समझते रहे, हम्म, जबकि वो पाकिस्तानी एजेंट्स थे। और जो ये जो शंबे साहब हैं इनके गुर्दे ख़राब हैं, तो फिर इन्हें कहा गया कि आपका इलाज टर्की में करवा देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान के अंदर तो इलाज मुमकिन नहीं है, इस तरह तो आप मर जाएंगे। तो ये एग्री कर गए, तो फिर हमारी एजेंसी ने इन्हें पहले ईरान पहुंचाया और ईरान से फिर इनको इस्तंबुल लेके गए। जब इस्तंबुल पहुंचे ये, तो उसके बाद फिर इन्हें कहा गया एक स्पेशल प्लेन पे जाके अब हम आपका वहाँ पे जाके इलाज करवाएंगे जहाँ ये इलाज मुमकिन है, ताकि हम्म, आपका ट्रांसप्लांट करवाया जा सके अगर ज़रूरत है, क्योंकि गुर्दे आपके ख़राब हो गए हुए हैं। तो ये एग्री कर गए। फिर उसके बाद स्पेशल जहाज़ उसका बंदोबस्त किया गया। वो जहाज़ पाकिस्तान से गया वैसे। अच्छा। हाँ, स्पेशल जहाज़, छोटा जहाज़ होता है, पाकिस्तान से गया। तो किसी दोस्त ने मेहरबानी की, उनका जहाज़ इस्तांबुल गया। ठीक जब है। इस्तांबुल गया तो उसके बाद जहाज़ में शंबे साहब को बिठाया गया, और उसके बाद जब जहाज़ फ्लाई करने लगा, जब हवा में आया, तो फिर जो सामने बंदा बैठा हुआ था जो रा का एजेंट था, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम शंबे साहब, क्या हाल है? तो उनके रोंगटे खड़े हो गए कि ये तो हाय सही ये है। हाय सही है। ठीक है। फिर उनको सीधा पाकिस्तान लेके आए, और उसके बाद फिर उनको रखा गया, और फिर उसके बाद वो कन्वर्ट हो गए, उन्हें उन्हें नए माफ़ी गुर्दे मांग फिट ली, हो गए। माफ़ी मांग लिया। अब उनका इलाज भी हो रहा है, फिर उन्होंने इतराफ़ भी कर लिया सारा। तो ठीक ये है। जो है ना सलाम साहब, ये फ़ैन थे गुलजार इमाम शंबे साहब के। तो शंबे हम्म, साहब के साथ ये हुआ, इनको चाहिए था कि कोयटा में उनसे मिल लेते, पूछ लेते उनके साथ कि हमारे साथ क्या हो। ठीक ठीक। तो नाजरीन ये था हमारा स्पेशल वीलॉग आज आखिरी का। इमरान खान रह गया पेरोल। ओ हाँ, ये कैसे हो सकता है, हम भूल गए, वाकई हम भूल गए। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी, कि हाँ। इमरान खान साहब जो हैं वो पे रोल पे जो रिहा होने की उन्होंने दरखास्त कर दी है पाकिस्तान से, और वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ी सर्विस दे सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता अब है? इमरान खान साहब ने कहा जी मुझे पे रोल पे रहा करवा दें, मैं तालिबान के साथ मामला सेटल कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि तालिबान के 4 मुतालबात हैं, क्या इमरान खान साहब ये मुतालबात मान लेंगे? वो चाहते हैं कि फाटा का जो मर्जर है उसको रिवर्स कर दिया जाए, दोबारा फाटा हो जाए। और तालिबान ये चाहते हैं कि शरीयत नाफज कर दी जाए सारे इलाके में। फिर वो चाहते हैं कि ड्यूरेंट लाइन ख़त्म कर दी जाए। फिर वो कहते हैं कि टीटीपी हमारे मेहमान हैं, आप उनके बारे में कोई सवाल हमसे ना करें। फिर तमाम अज़ला जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं उनको वो ज़िले नहीं मानते, उनको वलायतें कहते हैं, और वो समझते हैं कि यहाँ पे उनकी इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, यानी कि टीटीपी की इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए। फिर इसके साथ साथ वो पाकिस्तान से मुसलसल रकम मांग रहे हैं कि जी आप हमारी खिदमत करते जाएँ। क्या इमरान खान साहब उनमें से कोई एक शर्त ऐसी है जो मानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर मानेंगे तो फिर ही जाके उनके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, वैसे तो कोई मुज़ाकरात हो नहीं सकते। हम्म, फिर यहाँ पे एक और सवाल भी है कि 4 साल से मुसलसल मुज़ाकरात हो रहे हैं। हम्म, पाकिस्तान बड़ी मरतबा वहाँ पे गया है। इसहाक डार साहब कितनी मरतबा वहाँ पे जा चुके हैं। हम्म, फिर चाइना इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है, फिर रशिया इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है, फिर अमेरिकन इसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, फिर पूरा सेंट्रल एशिया, फिर टर्की, सब इसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं। लेकिन ये बात करके पीछे हट जाते हैं। तो अब अगर ये सारे जो मंसूबे हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, नाकाम हो गए हैं, तो इमरान खान साहब क्या कर लेंगे इसके अंदर? कोई इनके पास कोई प्लान है तो प्लान पेश करें, फिर उसके बाद अगर ये प्लान ठीक हुआ तो फिर पेरोल पे रिहा करना चाहिए इमरान खान साहब को। अगर वो इतनी बड़ी जंग रुकवा सकते हैं तो क्या हर्ज है उसके अंदर? चौधरी साहब बिल्कुल आखिर में हाइपोथेटिकली डिस्कशन, क्या स्टेट मौका दे सकती है इमरान खान को इस तरह? प्लान हो तो फिर दे सकती है। ठीक। हाँ, प्लान हो तो। बिल्कुल ठीक है जी। तो नाज़रीन आपने आज का व्लॉग सुना, यकीनन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। तो आपने देख लिया कि सिंदूरों और तंदूरों की ठुकाई जारी है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।